हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अरविंद पाटीदार और स्वागत है आपका सिविल जेई एमसीक्यू जोन में। तो गाइस, ये एक नई सीरीज़ हम शुरू करने जा रहे हैं जिसमें एसएससी जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आरसीसी के हम डिस्कस करेंगे। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आईएएस के प्रीवियस ईयर के हमने 6 सेट डिस्कस किए हैं जिसमें ऑलमोस्ट 70 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। तो उसको जाके एक बार पहले देख लीजिए आप, उसके बाद इस सीरीज़ को ज्वाइन करना ताकि इसके क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा ईजी लगेंगे अगर आपने उस सीरीज़ को अच्छे से देखा होगा। ओके गाइस, जो चैनल पे नया है, पहली बार देख रहे हो, वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर कंटेंट आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है गाइस, सो विल स्टार्ट बाय द फर्स्ट क्वेश्चन। विद यूजुअल नोटेशंस द डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ ए बैलेंस सेक्शन इज गिवन बाय। तो देखो, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की बात कर रहा है, तो इसका एक्चुअल गाइस जो फॉर्मूला होता है वो कौन सा होता है? एम सिग्मा सी बी सी बाई सिग्मा एस टी इज इक्वल टू एन अपॉन डी माइनस एन। ये इसका एक होता है। इसका डेरिवेशन मैंने आईएएस के जो प्रीवियस ईयर करवाए थे उसमें भी हमने डिस्कशन किया था। ठीक है गाइज, 1 मिनट गाइज, उसमें भी अपनों ने हमने डिस्कस किया था। ठीक है, और यहाँ पे भी अपन एक बार उसका सॉल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है गाइज, तो इस टाइप से एक सेक्शन है बीम का। उसके बाद यहाँ पे इस टाइप से बताया हुआ है मैंने कि न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ एन है। टोटल जो डेप्थ रहेगी जो टेंशन फाइबर से एक्सट्रीम फाइबर तक की, उसको बोलते हैं डी, और डी इज इफेक्टिव डेप्थ है यहाँ पे। ठीक है, और ये जो एक्चुअल रह जाएगा ये कितना हो जाएगा? डी माइनस एन हो जाएगा। तो अपनों ने क्या लगाया? सिमिलर ट्रेंगल का फॉर्मूला लगाया सिंपल यहाँ पे। ठीक है, और अपनों ने डिस्क्राइब किया तो जो फॉर्मूला लास्ट में आ रहा वही आया था, एम सिग्मा सी बी सी डिवाइड बाई सिग्मा एस टी एन अपॉन डी माइनस एन। ठीक है, तो इसको आप मैच कर लेना आंसर से, जो भी आपका आंसर मैच हो। ठीक है, आई थिंक सो सेकेंड विल बी द आंसर। और यहाँ पे देखो, सिग्मा सी बी सी जो मैंने लिखा था उसको सी लिखा हुआ है, और सिग्मा एस टी जो लिखा था उसको मैंने यहाँ पे एस, इन्होंने क्या लिखा हुआ है? टी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका आंसर रहेगा, इस टाइप यहाँ से बनेगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, इन विच बीम टेंशन कैपेसिटी ऑफ स्टील इज ग्रेटर देन कंबाइंड कंप्रेशन कैपेसिटी ऑफ द स्टील। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? टेंशन कैपेसिटी ऑफ द स्टील इज ग्रेटर देन, तो स्टील की ज़्यादा है। ठीक है, और स्टील की ज़्यादा है उसका मतलब कहने का क्या रहेगा? स्टील बहुत ज़्यादा प्रोवाइड की है, और स्टील कौन से सेक्शन में ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं? ओवर एनफोर्समेंट सेक्शन में। तो ओवर एनफोर्समेंट सेक्शन विल बी अवर आंसर। ओके गाइस, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं होगा यहाँ पे, आपने यहाँ पे ओवर एनफोर्समेंट सेक्शन का एक्सप्लेनेशन मैंने दिया हुआ है कि ओवर एनफोर्समेंट सेक्शन में कौन सा फेलियर होता है? ब्रिटल फेलियर होता है। और देखो, ओवर एनफोर्समेंट सेक्शन है तो रेनफोर्समेंट तो फेल होगा नहीं, फेल कौन सा होगा अपना? कंक्रीट फेल होगा, और कंक्रीट में एक ब्रिटल फेलियर होता है, अचानक से फेल होता है, तो कौन सा फेलियर होता है? प्राइमरी कंप्रेशन फेलियर होता है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं बहुत बार, और यहाँ पे आप देख सकते हो इस टाइप से, ये मैंने आरसीसी के प्रीवियस में बहुत बार डिस्कस किया है। ठीक है, कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्टील के अंदर में पूरी उसकी स्ट्रेंथ अचीव नहीं होगी, लेकिन कंप्रेशन में क्या हो जाएगा? वो पूरी स्ट्रेंथ अचीव हो जाएगी उसकी। ठीक है, तो अभी क्या है, स्टील में और स्टील और टेंशन ले सकता है लेकिन अब कंक्रीट नहीं ले सकता, उसी को बोलते हैं ओवर एनफोर्समेंट सेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेक्सर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डिटरमाइंड बाय। तो फ्लेक्सर स्ट्रेंथ कैसे डिटरमाइन करते हैं? तो फ्लेक्सर स्ट्रेंथ अपन मॉडुलस ऑफ रप्चर से डिटरमाइन करते हैं। उसका जो फॉर्मूला होता है 0.7 अंडर रूट ऑफ एफ सी के होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, इसको आप देख सकते हो, थोड़ा सही से नहीं दिखे तो देखना इसको। एफ सी आर जो होता है वो मॉडुलस ऑफ रप्चर होता है, इसको बोलते हैं 0.7 अंडर रूट ऑफ एफ सी के। ठीक है, अब इसका कहने का मतलब ये होता है कि ये कोई आपका बीम का सेक्शन है, जब इस पर आप लोडिंग लगाते हो तो जो फर्स्ट क्रैक डेवलप होता है, उस फर्स्ट क्रैक डेवलप जब होता है उस टाइम पे जो आपकी स्ट्रेस होएगी वो क्या रहेगी? आपकी मॉडुलस ऑफ रप्चर रहेगी। ठीक है, तो बाकी आप ये देख सकते हो इसका डेरिवेशन। द सेक्शन ऑफ ए रेनफोर्स बीम वेयर मोस्ट डिस्टेंस, देखो यहाँ पे कॉन्क्रीट फाइबर इन कंप्रेशन एंड टेंशन इन स्टील अटेंड परमिसिबल स्ट्रेसेस साइमल्टेनियसली। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो स्ट्रेस होगी स्टील में और कंक्रीट में, वो क्या होगी? साइमल्टेनियसली अचीव होगी। तो साइमल्टेनियसली अचीव होने का मतलब किस में अचीव होती है? वो बैलेंस सेक्शन, इकोनॉमिक सेक्शन और क्रिटिकल सेक्शन, इन तीनों को आप बोल सकते हो। तो ऑल ऑफ द ऑप्शन विल बी आंसर। ठीक है, बैलेंस सेक्शन को इकोनॉमिक सेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो बैलेंस सेक्शन से आंसर होता है इसका, लेकिन यहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन, इकोनॉमिक सेक्शन भी बैलेंस सेक्शन ही बोल सकते हैं अपन, तो आंसर विल बी ऑल ऑफ द ऑप्शन। ठीक है, ये बैलेंस सेक्शन के बारे में मैंने बताया हुआ है कि यहाँ पे साइमल्टेनियसली अटेनमेंट ऑफ लिमिट स्ट्रेंथ, ठीक है, ये वैल्यू और कोलेप्स ऑफ फ्लेक्सर, तो दोनों वैल्यू क्या हो जाती है? साइमल्टेनियसली अचीव होती है। ठीक है, नेक्स्ट, एज पर आईएस स्पेसिफिकेशन द नॉमिनल कॉन्क्रीट कवर, देखो यहाँ पे कवर की बात की हुई है फॉर मॉडरेट कंडीशन, तो मैंने आपको वैल्यू बताई थी किस किस कंडीशन में? माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर और एक्सट्रीम, ये 4 कंडीशन में अपने मैंने वैल्यू बताई थी आपको। क्या? 20, 30, 45, 50 और 75, ये 5 वैल्यू मैंने आपको बताई थी। तो इसमें मॉडरेट की बात कर रहे हैं तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 mm विल बी द आंसर। ठीक है भाई, यहाँ पे देखो 30 mm विल बी द आंसर।
अब देखो ये जो टेबल है इसमें ग्रेड की बात नहीं की हुई, ये याद रखना मैंने जो आपको बताई ये कंडीशंस होती है माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर और एक्सट्रीम। यहाँ पे क्या पीसीसी की बात की हुई है, आरसीसी की बात की हुई है। तो पीसीसी में एक तो क्या बता रहा है सीमेंट कंटेंट, वाटर कंटेंट और मिनिमम ग्रेड, ठीक है। लेकिन ये और ये मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा था क्वेश्चन में कवर पूछा हुआ था, इसलिए मैंने वैल्यू आपको बता दी है, ठीक है। और यहाँ पे ये आरसीसी की वैल्यू, ये इस टेबल को आप याद कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टेबल से बार बार कि मिनिमम आरसीसी के अंदर में सीमेंट कितनी देंगे अपन, तो सीमेंट कितना होता है ये 300 300 320 340, ठीक है। ग्रेड कितना प्रोवाइड करेंगे, माइल्ड कंडीशन में ग्रेड कितना देंगे, इस टाइप से पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉड्यूलर रेशियो एम ऑफ द कंक्रीट हुज परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस इज सी। देखो यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को सी दिया हुआ है, ठीक है। तो मॉड्यूलर रेशियो का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है वो कितना पढ़ा था, 280/3 सिग्मा CBC, और सिग्मा CBC को क्या लिखा है इसने, सी लिखा है, तो सिंपल आंसर विल बी सी, ठीक है गाइस। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। मॉड्यूलर रेशियो क्या होता है, कंक्रीट को इन टर्म्स ऑफ स्टील चेंज करने के लिए अपन क्या करते हैं, मॉड्यूलर रेशियो का यूज करते हैं। तो ES ऑफ EC, ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील डिवाइड बाई मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, और 280 डिवाइड बाई 3 सिग्मा CBC होता है। अब एक और चीज़ याद रखना, जो मॉड्यूलर रेशियो होता है वो क्या करता है, ये जो फॉर्मूला ये पार्शियल इफेक्ट ऑफ क्रीप एंड श्रिंकेज को कंसीडर करता है, पार्शियल इफेक्ट को, ठीक है। टोटल स्ट्रेस को कौन करता है, वो जहाँ पे थीटा की वैल्यू कंसीडर करेंगे तो उसको बोलते हैं ECE, ठीक है। आएगा आगे आएगा क्वेश्चन उसका, ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द लोड फैक्टर मेथड द परमिसिबल लोड W ऑन द शॉर्ट कॉलम, शॉर्ट कॉलम की बात की हुई है यहाँ पे, इन्फोर्स्ड विद द लॉन्गिट्यूडनल बार एंड लेटरल स्ट्रेसेस। तो ये क्या पूछ रहा है, परमिसिबल लोड की वैल्यू पूछ रहा है। तो लोड कैसे अपन जो पता होता है कि कैसे लिखते हैं, स्ट्रेस सिग्मा है ना, स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट इनटू एरिया ऑफ कॉन्क्रीट, ठीक है, प्लस स्ट्रेस इन स्टील AS प्लस एरिया इनटू ASC, ठीक है। ये इस टाइप से लिखते हैं यहाँ पे, देखो ये स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट इंटू एरिया ऑन कॉन्क्रीट, स्ट्रेस इन स्टील इंटू एरिया ऑफ स्टील, तो सिग्मा CC इंटू AC, सिग्मा SC इंटू ASC। तो इस टाइप से ये फॉर्मूला होता है आपका। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा आपका क्या रहेगा, सी विल बी योर आंसर। नाउ RCC वॉज डेवलप्ड एंड फर्स्ट यूज्ड बाय, ठीक है, इसको देखने की कोशिश करना, जोसेफ मोनियर, जोसेफ स्पीडन, फ्रांसिस कोइग्नेट एंड जोसेफ एस्पिडन। तो इन चारों के अपन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो गाइस जो जोसेफ मोनियर था उन्होंने फेरो सीमेंट का इन्वेंशन किया था। जोसेफ स्पीडन क्या होता है, फादर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग होता है, ठीक है। जोसेफ स्पीडन याद रखना आप। फ्रांसिस कोइग्नेट, RCC वाज डेवलप्ड बाय फ्रांसिस कोइग्नेट एंड जोसेफ एस्पिडन क्या होता है, सीमेंट, एस्पिडन जोसेफ एस्पिडन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, RCC की बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा, फ्रांसिस कोइग्नेट हो जाएगा अपना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट इज, ठीक है। तो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है, 5000 अंडर रूट ऑफ FC क्या होती है, ये IS कोड 2000 के हेल्प से है, ठीक है। 456 2000 के बाद जब बात करेंगे तो अपन ये लिखते हैं अपन, ठीक है। लेकिन जब अपन IS 1978 की बात करेंगे, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाता है 5700 अंडर रूट ऑफ FC के, ये आपका क्या हो जाता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू होती है। यू शुड रिमेंबर दिस बोथ वैल्यू, ठीक है। कौन सा IS कोड से है यहाँ पे तो खैर नहीं पूछा हुआ है, ऑप्शन में भी यहाँ पे इसी की बात कर रखा है, इसका आंसर यही होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है इसका कि EC की वैल्यू कितनी होगी, 5000 अंडर रूट ऑफ FC के। और ये जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि शॉर्ट टर्म इलास्टिसिटी को कंसीडर करता है, लॉन्ग टर्म को नहीं करता। देखो यहाँ लिखा है शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज कंसीडर्ड। अब जब मैंने बोला था कि लॉन्ग टर्म को कंसीडर करेगा तो थीटा की वैल्यू आएगी इससे पहले वाले क्वेश्चन में, तो यहाँ पे क्या होगा, ये फॉर्मूला होता है EC/1 प्लस थीटा। और थीटा क्या होता है, क्रीप कोफिशिएंट। ये क्रीप कोफिशिएंट ईयर पे डिपेंड करता है, 7 डेज के लिए 2.2, 28 दिन के लिए 1.6, 1 ईयर के लिए 1.1, ठीक है, ये होता है। और उसकी यूनिट भी आप मेंशन याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन कंक्रीट ऑफ ए रेनफोर्स कंक्रीट सीमेंट इज, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की बात की हुई है। तो शियर स्ट्रेस मैंने अभी IS के क्वेश्चन में डिस्कस किया था इस चीज़ को। तो यहाँ पे क्या होता है, टाउ V की वैल्यू क्या हो जाती है, यहाँ पे VU बाई लीवर आर्म इंटू क्या हो जाता है, यहाँ पे उसका क्रॉस सेक्शन विड्थ हो जाती है, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला इसका रहेगा, तो लीवर आर्म इंटू विड्थ ये रहेगा, ठीक है। यहाँ पे शायद हाँ यहाँ पे क्या हुआ है डिस्कशन, देखो टाउ की वैल्यू क्या होती है, V/BJD होता है, ठीक है। और J इंटू डी क्या हो जाता है आपका, ये इसी को लीवर आर्म बोलते हैं अपन, JD, ठीक है। तो ये शेयर फोर्स इंटू लीवर आर्म इंटू विड्थ ऑफ सेक्शन, ये आंसर होगा। इसको आप वो देख सकते हो कि जो शेयर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसा होता है, न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर क्या होता है, पैराबोलिक होता है, उसके बाद क्या होता है स्ट्रेट लाइन होती है, ये पूछा हुआ है IS में। उसके बाद ये फॉर्मूला पूछा हुआ है IS में, ये यूनिफॉर्म हो जाता है, ये पूछा हुआ है। तो सारे क्वेश्चन यहाँ पे जो लिखे हुए हैं वो सबके सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिखे हुए हैं अच्छे से। तो आप क्या करोगे, आप इसको क्वेश्चंस लिख के उसके नोट्स बनाइए, उसको रिवाइज करते रहिए बार बार, ठीक है। क्योंकि यही क्वेश्चन क्या होते हैं बाकी बाद के एग्जाम्स में अलग से पूछे जाते हैं, ठीक है, अपकमिंग एग्जाम्स में।
नया कुछ नहीं पूछा जाता है। ठीक है गाइस, इन ए सिंगली रेनफोर्समेंट विद द इफेक्टिव डेप्थ इज मेजर्ड फ्रॉम द कंप्रेशन एज। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, इफेक्टिव डेप्थ जो होता है इज मेजर्ड फ्रॉम कंप्रेशन एज टू, कंप्रेशन एज से कहाँ तक मेजर करते हैं। तो यहाँ पे देखो अपनों ने पढ़ा था अभी कि ये इस टाइप से जो आपका सेक्शन होता है यहाँ पे आपका रेनफोर्समेंट होता है, तो ये कंप्रेशन का एज होता है, ऊपर कंप्रेशन नीचे टेंशन, तो टेंशन के सेंटर तक, कंप्रेशन के आउटर मोस्ट से लेकर टेंशन के सेंटर तक को क्या बोलते हैं अपन, इफेक्टिव डेप्थ बोलते हैं, डी इफेक्टिव। ठीक है, और जो कंप्रेशन का सेंटर है, कंप्रेशन के सेंटर से टेंशन के सेंटर को बोलते हैं लीवर आर्म। याद रखना इन दोनों को चीज़ों को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा है, आउटर मोस्ट कंप्रेशन से लेके टेंशन के सेंटर तक की बात कर रहा है। ठीक है, तो टेंसाइल रेनफोर्समेंट के सेंटर तक की बात करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द परमिसिबल कंप्रेसिव एंड टेंसाइल स्ट्रेस इन ए सिंगल रेनफोर्स्ड बीम आर 50 kg per centimeter square, 1400 kg per centimeter square रिस्पेक्टिवली, अ मॉड्यूलर रेशियो 18 एंड एवरेज। देखो यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट पूछा हुआ है। अब इस चीज़ को याद रखना आप कि एरिया जब पूछा हुआ और आपको वैल्यूज किसकी किसकी गिवन है, स्ट्रेसेस की वैल्यूज गिवन है, तो ये थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, वैसे ऐसे क्वेश्चन ऐसे में पूछे नहीं जाते हैं, बट ये आईएएस लेवल का क्वेश्चन आप कह सकते हो। देखो यहाँ पे देखना अच्छे से कि सिग्मा सीबीसी की वैल्यू और सिग्मा एसटी की वैल्यू और एम की वैल्यू आपको गिवन है। ठीक है, और परसेंटेज पी पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो एक फॉर्मूला मैंने अभी डिस्कस किया था आपको, न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ निकालने का ये फॉर्मूला होता है, एम सिग्मा सीबीसी डिवाइड बाई सिग्मा एसटी इज इक्वल टू एन अपॉन डी माइनस एम। इस फॉर्मूले जब वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ से आपके पास डी क्वेश्चन में नहीं गिवन है। आप देख सकते हो कि आपके पास क्वेश्चन में कहीं डी की वैल्यू गिवन नहीं है। ठीक है, तो d की वैल्यू गिवन नहीं है तो आप क्या करोगे, d की टर्म्स में n की वैल्यू लगाओ। ठीक है, n बाई डी का रेशियो आप निकाल सकते हो। अब अपने पास एक फॉर्मूला और होता है न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ निकालने का, वो फॉर्मूला क्या होता है, बी एन स्क्वायर बाई टू एम ए एस टी डी माइनस एन। देखो अपने को फाइनली ए एस टी निकालना तो ए एस टी टर्म्स वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। और देखो यहाँ पे एन भी आ रहा है, यहाँ पे सारी चीज़ें आ रही है। ठीक है, और यहाँ पे डी नहीं आ रहा ना, तो डी किस टाइप से आएगा, एन की टर्म्स में डी आ जाएगा, इधर भी एन है इधर भी एन है, तो यहाँ से डी कॉमन लेंगे तो कट जाएगा अपने आप ही। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, इसका एक्सप्लेनेशन पूरा दिया हुआ है। फाइनल में आंसर क्या हो रहा है, 0.698 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 0.696। ठीक है, आप इसको देखना अच्छे से, कहीं दिक्कत आए आपको तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो वैसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिंगली रेनफोर्समेंट कॉन्क्रीट बीम ऑफ 25 सेंटीमीटर विड्थ, बी की वैल्यू दी हुई है, इफेक्टिव डेप्थ डी की वैल्यू दी हुई है, एंड एरिया ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट दिया हुआ है और मॉड्यूलर रेशियो दिया हुआ है। अब क्या पूछ रहा है, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, सिंपल एन की वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ पे तो आपको एरिया ऑफ स्टील भी दिया हुआ है। देखो आप इस क्वेश्चन में देख सकते हो, ये फॉर्मूला मैंने कब लगाया था, ये वाला फॉर्मूला जब मेरे पास एरिया भी था, मेरे पास न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ भी थी और मेरे पास बी की वैल्यू भी थी। और इस क्वेश्चन में मेरे को ये सब दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में देखो मेरे को एरिया दिया हुआ है, मेरे को बी की वैल्यू भी गिवन है और मेरे को मॉड्यूलर रेशियो भी गिवन है, तो मैं कोई फॉर्मूला लगा सकता हूँ सीधा। ठीक है, ये फॉर्मूला, और ये आया कैसे था, इस टाइप से आता है। ठीक है, बी एन स्क्वायर बाई टू, ठीक है, एम कंप्रेशन को टेंशन के इक्वेट करके ये फॉर्मूला जनरेट होता है। ठीक है, बी एन स्क्वायर बाई टू एम एस टी डी माइनस एन। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे पुट किया सिंपल, और मैंने यहाँ वैल्यूज को पुट किया तो एन इज इक्वल टू क्या आ गया, 30 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो आवर आंसर विल बी 30 सेंटीमीटर। यू कैन सी दिस सॉल्यूशंस। ठीक है, ओके गाइस, और यहाँ पे देखो इफ डी एंड एन आर द इफेक्टिव डेप्थ एंड डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, डी जो इफेक्टिव डेप्थ है और एन क्या है, न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ है। सिंगली रेनफोर्समेंट बीम लीवर आर्म, अभी मैंने बात की थी आपसे कि लीवर आर्म की वैल्यू, लीवर आर्म क्या होता है कि ये पे स्टील है। ठीक है, तो और यहाँ पे कहीं कंप्रेशन का सेंटर होगा, ये टेंशन का सेंटर है, तो कंप्रेशन के सेंटर से टेंशन के सेंटर के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, जेड बोलते हैं। और अभी अपनों ने बात की थी कि कंप्रेशन से लगा के स्टील के यहाँ तक की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। ठीक है, और मैं ऊपर की अगर इस वैल्यू को मैं कुछ भी नाम दूँ, मान लो एन बाई, ये वैल्यू जो आती है वो एन बाई 3 आती है। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी माइनस एन बाई 3 हो जाएगी। ठीक है गाइस, तो आंसर विल बी डी माइनस एन बाई 3। ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये वैल्यू एक्चुअली एन बाई 3 आती है। ठीक है, यहाँ पे ये एक्चुअली उस वाले से आती है, इस टाइप का जो स्ट्रेन डायग्राम बनता है उससे आप कंपैरिजन करोगे तो यहाँ पे ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल के 1/3 पे जब यहाँ पे फोर्स लगता है तो इधर से क्या होता है, h/3 होता है, इधर से क्या होता है 2h/3 होता है, तो वो n/3 यहाँ से आता है, क्योंकि ये न्यूट्रल एक्स की डेप्थ क्या होती है, n होती है, तो इसको n/3 लिखते हैं अपन। ठीक है, कंप्रेशन कहाँ पे एक्ट करता है, तो ये वैल्यू क्या होती है फाइनल। तो आप देख सकते हो जेड इजिकल टू क्या हो जाता है यहाँ पे डी माइनस एन बाई 3, और जेड क्या होता है, लिवर आर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द अलाउेबल टेंसाइल स्ट्रेस इन यील्ड स्ट्रेंथ, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड स्टील बार रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट। तो यील्ड स्ट्रेंथ पूछा हुआ है किसके केस में, डिफॉर्म्ड बार स्टील के केस में। ठीक है,
तो देखो डिफॉर्म्ड बार की वैल्यू कितनी होती है 415 अपन लेते हैं फर्स्ट डिफॉर्म्ड बार। इसको अगर इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है, ठीक है, स्टील के केस में जो फैक्टर ऑफ से यूज करते हैं वो कौन सी करते हैं 1.8 करते हैं। तो 1.8 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा अपना 415 को 1.8 से डिवाइड करेंगे तो 230 आंसर आ जाएगा और 230 विल बी और आंसर। ठीक है गाइस, WSM की फैक्टर ऑफ सेफ्टी है 1.8 स्टील के केस में, और कॉन्क्रीट के केस में 3 और 4 होती है, एक बेंडिंग में होता है एक डायरेक्ट कंप्रेशन में होता है। ठीक है, द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ सीमेंट कंटेंट दैट इज नीडेड इन 1 मीटर क्यूब ऑफ रेनफोर्स कॉन्क्रीट विच इज नॉट डायरेक्टली एक्सपोज टू वेदर। अब देखो यहाँ पे नॉट डायरेक्टली एक्सपोज टू वेदर, तो उस कंडीशन को क्या बोल सकते हैं अपन, या तो माइल्ड बोल सकते हैं या मॉडरेट बोल सकते हैं नॉर्मली। ठीक है, तो यहाँ पे मिनिमम क्वांटिटी कितनी यूज करते हैं, अभी मैंने बताया था आपको, ये देख सकते हो आप। माइल्ड और मॉडरेट कंडीशन में क्वांटिटी कौन सी यूज़ कर रहे हैं 300 यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो अवर आंसर विल बी 300। ठीक है गाइस, ये पूरी इक्वेशन लिखी हुई है आपको यहाँ पे। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर और एक्सट्रीम में क्या क्या हो जाएगा, ये RCC की बात की हुई है गाइस पूरी। ठीक है, M20, 25, 30, 35, 40। ठीक है, कवर कितना देते हैं, कवर में एक बार वो बता देता हूँ आपको, कवर होता है 20, 30, 45, 50 और नेक्स्ट 75, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट कितना होना चाहिए ये भी आपको याद होना चाहिए 450 kg पर मीटर क्यूब, इससे ज़्यादा नहीं प्रोवाइड करते। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेड्स ऑर्डिनरी कंक्रीट इज यूज्ड, ऑर्डिनरी कंक्रीट इज नॉट यूज्ड। ओके गाइस, तो ऑर्डिनरी कंक्रीट कौन कौन सा होता है, M10 से लगा के M20 तक के कंक्रीट को अपन ऑर्डिनरी बोलते हैं। उससे ऊपर क्या हो जाएंगे, उससे ऊपर स्टैंडर्ड हो जाएंगे, उससे ऊपर क्या हो जाएंगे हाई ग्रेड कंक्रीट हो जाएंगे। तो ये M40 क्या हो जाएगा हाई ग्रेड कंक्रीट, तो इसको यूज़ नहीं करेंगे, M10, 20 और 15 को यूज़ करेंगे। ठीक है, डेड लोड कंप्राइजेस ऑफ, देखो डेड लोड होता है, तो डेड लोड क्या होता है, जो भी परमानेंट लोड होता है ना उसको क्या बोलते हैं अपन, डेड लोड बोलते हैं। ठीक है, तो परमानेंट लोड में क्या क्या आ जाता है, जैसे कोई किसी पर्टिकुलर का सेल्फ वेट आ जाता है या कोई सोफा वगैरह है, ठीक है, तो उसको अपनों ने कई साल तक वहाँ पे रख दिया तो दैट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड इन ए परमानेंट लाइव लोड। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल अभी रहेगा परमानेंट अटैच्ड लोड। ठीक है, क्योंकि टेम्प्रेरी लोड को अपन डेड लोड में कंसिडर नहीं करते, टेम्प्रेरी लोड को अपन लाइव लोड में ही कंसिडर करते हैं। ठीक है, बट कोई ऐसा सोफा जो बहुत टाइम तक वहाँ रखा हुआ है उसको अपन कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद देखा जाए गाइस तो मॉड्यूलर रेशो का फॉर्मूला पूछा हुआ है, तो मॉड्यूलर रेशो का अपन फॉर्मूला क्या, अभी एक फॉर्मूला तो अपनों ने पढ़ा था 280/3 सिग्मा CBC का एक फॉर्मूला पढ़ा था अपनों ने मॉड्यूलर रेशो का। ठीक है, वो फॉर्मूला और यहाँ से डिराइव होता है, यू कैन सी दिस डेरिवेशन। ठीक है गाइस, ये डेरिवेशन यहाँ पे थोड़ा सा दूसरा डल गया है, इस टाइप से नहीं रहेगा यहाँ पे। ठीक है, मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ टिम्पल कि M/M+R इंटू डी रहेगा, यहाँ पे जो आंसर रहेगा अपना M/M+R, सेकेंड विल बी अवर आंसर। ठीक है, ये गाइज बता दूँ मैं वैसे कैसे आता है, ये ऐसे आता है M सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST, M सिग्मा CBC, यहाँ पे आता है M, यहाँ पे भी आता है M सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST। ये वैल्यू किसकी होती है, ये वैल्यू होती है K की। ठीक है, और जो N की वैल्यू होती है ना वो कितनी होती है KD होती है। ठीक है, जब आप पुट करोगे K की वैल्यू को यहाँ पे, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जो M दिया हुआ ना ये M क्या है, ये सिग्मा CBC बाई सिग्मा मतलब सिग्मा ST बाई सिग्मा CBC को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रेशो दिया हुआ है एक्चुअली। तो जब आप सिग्मा नीचे से कॉमन लोगे सिग्मा CBC, तो यहाँ पे एक इस टाइप से कंडीशन बनेगी सिग्मा ST बाई सिग्मा CBC, इसको जब M रखोगे तो आपके पास जो फॉर्मूला आएगा वो फाइनली क्या आएगा M/M+R इंटू डी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद गाइस ये परसेंटेज ऑफ मिनिमम रेनफोर्समेंट इन माइल्ड स्टील केस में कहाँ की बात कर रहे हैं, स्लैब की बात कर रहा है। तो स्लैब के केस में माइल्ड स्टील में रेनफोर्समेंट कितना देते हैं, तो दो रेनफोर्समेंट आपने बताए थे 0.12% और 0.15% आपको बताए थे मैंने लास्ट IAS सॉल्यूशन में, तो आप गाइस उसको देखना ना भूले। ठीक है, यहाँ पे गाइस बात कर रहे हैं अपन स्लैब की, तो देखो स्लैब में सबसे पहले तो याद रखना जो डायमीटर होता है वो T/8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी केस में, पहली कंडीशन तो ये आपको स्लैब की याद होनी चाहिए। ठीक है, सेकेंड बात करेंगे तो रेनफोर्समेंट की, मिनिमम रेनफोर्समेंट इन स्लैब कितना Fe 250, इसी की पूछा हुआ है क्वेश्चन में कि माइल्ड स्टील में कितना होना चाहिए 0.15% ऑफ BD। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब लेकिन वो पूछ सकता है आपसे कि आप बताइए हमें हाई ग्रेड स्टील में बताइए या Fe 415 में बताइए, तो कितना होगा 0.12%। ठीक है, उसके बाद ये इसको छोड़ो, वेल्डेड वायर में भी आप 0.12% ही लेते हैं। ठीक है, और क्या बात हो सकती है, डिस्ट्रीब्यूशन में भी सेम रेनफोर्समेंट ही होता है। ठीक है, और यहाँ पे स्पेसिंग की वैल्यू दी हुई है 3D/2 300, और ये मेन रेनफोर्समेंट की स्पेसिंग की बात कर रहा है, और ये डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है 3D और 300, 5D और 300 mm। ठीक है गाइस, और यहाँ पे इस टाइप से आप स्पेसिंग निकाल सकते हो, इसको देखना आप अच्छे से, इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे, देखो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये पूछा हुआ है, ये पूछा हुआ है, यहाँ से ये पूछा हुआ है, यहाँ से ये और यहाँ से ये,
कम से कम 7 क्वेश्चन इसी स्लाइड से पूछे हुए हैं, ठीक है। तो अपन एक क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अपन ऑलमोस्ट 7 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। इसको आप अच्छे से पढ़ना, प्रॉपर नोट्स बनाओ, उसको रिवाइज करते रहो। ओके गाइस, तो ये थे 17 से 18 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए इस सीरीज़ में आरसीसी के। अगर आपको कोई डाउट हो तो पहले आप आईएएस के जो 5-6 सीरीज़ मैंने बना रखी है उसको आप देखिए, वहाँ पे और चीज़ें अच्छे से डिस्क्राइब की हुई है, क्योंकि वहाँ पे आप एक बार पढ़ लोगे तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल ईजी लगनी शुरू हो जाएगी, ठीक है गाइज। वो नोट्स लिखिए कॉपी के अंदर, उसको रिवाइज कीजिए डेली बेसिस पे। ओके गाइज, और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। ओके गाइज, हैप्पी इंजीनियरिंग, थैंक यू।